नमस्कार दोस्तों। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए लायबिलिटी बन गए हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एक समय में एसेट थे भाजपा के, आज वही भाजपा के सबसे बड़े पनौती बन गए हैं? और क्या राहुल गांधी ने सही मुद्दा उठा दिया है कि कैसे नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम नफरत से इतनी भरी है कि वो नफरत के कारण पूरे देश में और देश के बाहर जिस तरीके से भारत की स्थिति कर रही है, भारत के तमाम एसेट्स बेच रही है और लगातार भारत के तमाम सारी हरियाली को भी नष्ट कर रही है अपने चंद पूंजीपति मित्रों के कारण, तो क्या वह भी इस देश के लिए, प्रकृति के लिए, समाज के लिए संकट बन गया है? और क्या इस देश की अदालतें अब अल्पसंख्यकों को इंसाफ नहीं देने को तैयार है? क्या उनके साथ अन्याय में वो सबसे बड़ी ताकत बन गई है? जी हां, आज इसी विषय पर आपसे बात करूंगा। सबसे पहले बात करता हूं चुनाव को लेके। विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। इनसे यह स्पष्ट हो रहा है कि नरेंद्र मोदी का जो बनाया हुआ गुब्बारा था, फुलाया हुआ गुब्बारा था, उसकी हवा निकल चुकी है। ये वही नरेंद्र मोदी है जो चाहे दिल्ली एमसीडी का चुनाव हो, यानी नगर निगम का, या चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव, कहीं भी हो, चुनाव मशीनरी की तरह से काम करते थे और चुनावों में प्रभाव डालते थे। हमने यहां तक देखा है कि जब पंचायतों के चुनाव हो रहे होते थे तब भी वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से करते थे। हमने देखा हरियाणा में, हमने देखा जम्मू कश्मीर में, हम देख रहे हैं इस समय झारखंड और महाराष्ट्र में कि सरकारी पैसे से वो लगातार सरकारी धन से सरकारी कार्यक्रम बना करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। जिस दिन वोट पड़ते हैं उसी दिन किसान निधि की जारी की जाती है, जिससे जो किसान वोटर हो वो प्रभावित हो सके। तो ये इंस्टीट्यूशनल करप्शन भी होता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे। आज हालत बिगड़ी हुई है। क्यों? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विधानसभा चुनाव में फैक्टर नहीं रह गए? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में चर्चा हो रही। और ये वही प्रधानमंत्री, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, तमाम चुनाव में प्रचार मशीनरी की तरह कर रहे। तो आज स्थिति यह है, आरएसएस, बीजेपी ये सोच रहा है कि यदि इस लाइबिलिटी को कितने दिन और हम ढोएंगे, या ज्यादा दिन ढोया तो कहीं हम ही बोझ ना बन जाए, हमारा ही अस्तित्व खतरे में ना पड़ जाए। यह एक बड़ा विषय है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों के कारण देश बेरोजगारी में फंसा, देश के छोटे उद्योग धंधे सब बर्बाद हुए, चंद पूंजीपतियों ने लाभ उठाया और उसका नतीजा यह हुआ कि इस देश की सड़कें हों, इस देश के शहर हों, इस देश का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब पूंजीपतियों के हवाले कर दिया गया, बेच दिया गया। ये हालात हैं। आप सोच सकते हैं इन हालात पे कोई और क्या कहेगा। इसका उदाहरण दे देता हूं। राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया कि गोवा, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तरीके से पुर्तगाल से छीना था और कैसे सेना भेज के जो ऑपरेशन किया था और पुर्तगाल की सेना का सरेंडर करा के उसे भारत का हिस्सा बनाया था, उसकी प्राकृतिक, सामाजिक
और सामरिक दृष्टिकोण से उसके महत्व को समझाना। आज गोवा का जो आकर्षण है उसकी प्राकृतिक सुंदरता और उसके विविध सामंजस्य में, उसे नरेंद्र मोदी खत्म कर रहे हैं। वहां का जो आतिथ्य था उसमें जहर घोल रहे। भाजपा के शासनकाल में वहां पर सद्भाव पर हमला हुआ है। भाजपा ने जानबूझकर वहां पर सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया है। कहीं आरएसएस ईसाई और सबका करते हैं, कभी मुस्लिम्स के बहिष्कार का करते हैं, कभी कुछ और ड्रामा करते हैं। और इन सब का जो वो उकसार है, ये सिर्फ यही नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में जिस तरीके से उस नफरती भाजपाई बाबा ने, जो बाबा कहना भी बाबाओं का अपमान है, भगवाधारी ने किस तरीके से मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े पैगंबर के बारे में कितने गंदे कमेंट किए, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। लेकिन यूपी का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कहता है? वो कहता है कि ये तो गलत है, लेकिन यदि किसी ने इसका विरोध किया तो उस पर डंडा चलेगा, उस पर एफआईआर दर्ज होगी, उस पर सब कुछ होगा, लेकिन इस पर नहीं सुना जाएगा। तो यह स्थिति है। इस तरह से नफरत फैलाई गई है और नफरत फैलाने के सारे काम किए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको यह भी देखना हो, लद्दाख में इसी तरीके से किया है। लद्दाख से सोनम वांगचुक आए और गांधी जी की समाधि स्थल पर शांति के साथ में उनके जन्मदिन पर प्रदर्शन करना चाह रहे थे, शांति के साथ, मौन व्रत के साथ, उपवास के साथ, नहीं करने दिया। गिरफ्तार कर लिया गया, 2 दिन अवैध हिरासत में रखा गया, छोड़ा गया। वो लद्दाख भवन में उन्होंने अनुमति मांगी कि जंतर मंतर जहां पर प्रदर्शन करने की अनुमति होती है वहां हम प्रदर्शन करेंगे गांधीवादी। उन्होंने कहा कि आज गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करना, अनशन करना, अपने को, अपने जीवन को संकट में डालना भी इस सरकार को मंजूर नहीं है। क्यों? यह सरकार सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने दिल्ली सरकार को आवेदन दिया था, दिल्ली पुलिस को आवेदन दिया था, उसने रिजेक्ट कर दिया। अब आप सोचिए, वो तो ना उनके हाथ में हिंसा का कोई हथियार है, ना कोई चीज है, वो तो अनशन करना चाह रहे। याद करिए, विनेश फोगाट लड़कियों के साथ में जिस तरीके से यौन शोषण हुआ था, वो भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी। और जब वो प्रदर्शन करते हुए जा रही थी तो किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उन पर लाठी चलाई थी और रात को ही उनके पूरे स्टॉल को उखाड़ के फेंक दिया था, उन सबको लाद के थाने में डाल दिया था। किसी से नहीं छिपा है कि किस तरीके से उन लड़कियों के साथ में जिनका यौन शोषण किया था भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, उसके खिलाफ जब वो आवाज बन रही थी तो वह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसी तरीके से आज भी हो रहा है। तो आपको याद होगा, दिल्ली में एक अन्याय हुआ था, सीए एनआरसी का एक इंपोज करने की जबरन कोशिश की गई थी, धर्म के आधार पर तमाम चीज। उसका विरोध करने जब मुस्लिम समुदाय के लोग बैठे, उसका सपोर्ट किया तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के नफरती लोगों ने उन पर हमले किए थे, दंगे फसाद हुए। और उन सब का नतीजा क्या हुआ? जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद और शर्जील इमाम को गिरफ्तार किया गया, जबकि वो न उस जगह मौजूद थे जहां पे दंगा हुआ, ना ही और कुछ। और उनको जिस तरीके से किया, उन पे राजद्रोह से लेके सब कुछ लगा दिया, यूएपीए सब कुछ। वो शख्स पिछले 4 साल से जेल में। सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति सब कहते हैं
जेल नहीं, बेल अधिकार है, जेल एक्सेप्शन है। तो जिनके मामले में आज 4 साल बाद भी आप ट्रायल नहीं कर रहे हैं, उनको जेल में डाले हुए हैं। उनकी बेल एप्लीकेशन कोई सुनने को तैयार नहीं है, और बेल एप्लीकेशन वो डालते हैं तो उस पर कोई सुनता नहीं। आज उस पर तारीख लगी थी, और जब तारीख लगी थी तो अदालत क्या कहती कि अब हम नवंबर में सुने। हर बार इसी तरीके से बढ़ता चला आ रहा है 2020 से। तो आप सोचिए, जब आप पिछली बार आपको याद हो जिस तरीके से तारीख डिसाइड हुई थी जस्टिस सौलीन चावला और जस्टिस सलविंदर कौर की पीठ पे आज, और जब सुनवाई होनी थी तो कहा कि अब सुनेंगे तब। उसके पहले आपको याद होगा सुरेश कुमार कैत और जस्टिस गिरीश कटपाटिया की पीठ को हुआ था, और उन्होंने बेल नहीं दी थी और आगे तारीख बढ़ा दी थी। उन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। इसके पहले आपको याद होगा जस्टिस कैत को उनसे बनने के पहले जिस तरीके से यह अधिसूचित हुई थी अमित शर्मा की कोर्ट में, अमित शर्मा ने इस पे सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था और इनकार कर दिया था कि हम नहीं सुनना चाहते। इसके पहले जस्टिस प्रतिभा एम सिंह को हुआ था, और जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने भी कहा था कि हम नहीं सुनना चाहते, दूसरी बेंच को दे दिया जाए। अब आप यह समझिए, अदालत पर अदालत बदलने की बात हो रही है, जजेज चेंज करवा रहे हैं। हम नहीं सुनेंगे, क्यों? क्योंकि मेरिट के आधार पे तो बेल बनती है, और बेल दे देंगे तो साहब नाराज हो जाएंगे। वही साहब जो आज लाइबिलिटी बन गए हैं, पनौती बन गए। तो अदालतें क्या सिर्फ सरकार के इशारे पे करें? यदि आप याद करिए 1975, जिसे बार बार भारतीय जनता पार्टी याद दिलाती है, जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो लोकसभा में प्रस्ताव पारित किया गया, राज्यसभा में आपातकाल के खिलाफ। उस आपातकाल में यही अदालतें आदेश कर रही थी और सरकार के खिलाफ फैसले दे रही थी। आज बिल्कुल उलट हो रहा है। आज अदालतें सरकार के चरण में पड़ी हुई, यह स्थिति होती है। बहरहाल अब उस पर हम आप क्या कह सकते हैं। अब 25 नवंबर को देखेंगे। 25 नवंबर के बाद में फिर शीतकालीन अवकाश हो जाएगा और फिर देखेंगे। तो यह भारत बन गया। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं, धर्म के नाम पे जिस तरीके से आपने सद्भाव को बिगाड़ा है, जिस तरीके से कुशासन कायम किया है, सांप्रदायिक तनाव पैदा किया है, और मुसलमानों के आर्थिक सामाजिक बहिष्कार का जो आपने मॉडल अपनाया है, वह मॉडल इस देश को, इस देश की आजादी को, इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और पूरे संघ परिवार ने जिस तरह से बिना किसी रोक टोक के उच्चतम स्तरों पे समर्थन और संरक्षण प्राप्त किया है, ये चिंता का विषय। क्योंकि जजेस कहां से आ रहे हैं, अफसर कहां से आ रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे, संवैधानिक पदों पे बैठे लोग कहां से आ रहे हैं? आरएसएस से, बीजेपी से। तो भाजपा की रणनीति से स्पष्ट है, अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करो, अवैध रूप से संपत्तियों पे कब्जा करो, जैसा गोवा में हो रहा है कि हरी भूमि को परिवर्तित करके पर्यावरण नियमों को दरकिनार करके पारिस्थितिक रूप से संवैधानिक क्षेत्र का दोहन किया जा रहा है। और इन्हीं सब के खिलाफ लड़ाई, चाहे गोवा हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के और दूसरे हिस्से हो, यही हो रहा है। तकलीफ दे, आने वाले वक्त में देश के लिए संकट होगा, लेकिन यह संकट खड़ा है। इसीलिए अब देश की जनता
नरेंद्र मोदी और भाजपा को नकारने लगी। यही काम जम्मू कश्मीर में किया, यही हरियाणा में किया। इसलिए किसानों ने भी भगाया और बागवानों ने भी भगाया, छोटे व्यापारियों ने भी भगाया। और इसीलिए अब नरेंद्र मोदी इस देश के लिए, इस देश के समाज के लिए और सबके लिए पनौती बन गए। जहां पर इन्हें अपना लाभ दिखाई देता है, हालत यह होती है। मालदीव के राष्ट्रपति मोअज़्ज़ज़ के लिए क्या क्या बोल रहे थे और क्या कह रहे थे इनके चरण चुम्बा। और जब उनको निमंत्रण भेजा और वो भारत आए तो लाल कालीन बिछा के उनका स्वागत करने के लिए नरेंद्र मोदी खड़े थे। यदि आप इसको देखें तो आपको लगेगा कि क्या हालत थी। ये वही नरेंद्र मोदी हैं और उनकी टीम है जो उन्हें गाली दे रही थी और न जाने क्या कह रही थी। ये देख लीजिए। और ये गोदी मीडिया का ही वीडियो है, कोई ये नहीं है। आप देखें, खड़े हैं लाल कालीन बिछाए हुए उनके इंतजार में। तो यह बताता है कि किस तरह की स्थिति है। तो यह उदाहरण मौजूद है। इसलिए यह जान लीजिए कि यदि अभी आप लोग नहीं चेते, वक्त पे नहीं चेते, तो और तमाम संकट खड़े होंगे। बहरहाल देश के तमाम सारे सजग लोग समझ चुके हैं। अब देश की एक सीमा से, यानी चाहे चीन की सीमा हो और चाहे पाकिस्तान की सीमा हो, वहां से लेकर दिल्ली तक तो नरेंद्र मोदी को जनता ने खदेड़ दिया है। यहां नफरत फैलाने का खेल कर रहे हैं, दूसरी और चीजें कर रहे हैं, सरकारी केंद्रीय एजेंसियों से कर रहे हैं, सेना और सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना तक जनता ने इनको भगा दिया है। तो अब बारी आगे भगाने की। उधर भी आप देख लीजिए, भगाना शुरू कर दिया है। तो अब मौका आपके पास है। आगे आने वाले समय के लिए आप सोचिए, यदि नहीं भगाएंगे तो आप यूं ही झेलते रहेंगे। इसलिए फैसला तो आपको करना है, क्योंकि जननायक राहुल गांधी आपको राह दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप मदद लेना चाहें, नहीं तो भुगतिए। जय